So hello everyone, welcome to the Scorf Explain, and this is my first video on this channel, first academic video to be precise. And आज का टॉपिक जो हमारा है वो है as China expands, sorry, as China expands nuclear arsenal, India's deterrent is outgrowing its doctrine. ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर मनोज जोशी ने, ये पब्लिश हुआ था ORF में, ठीक है, कुछ टाइम पहले। तो मैं आज इस आर्टिकल को आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें बेसिकली इनिशियली मतलब ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों आया, इसमें ऑथर बताते हैं कि सिप्री ने एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। सिप्री एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जो कि मिलिट्री एंड डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर के रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, डेटा स्टैट्स कि किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये सारी चीज़ें पब्लिश करता है, ठीक है। तो उसने ही इस बार अपनी एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उसने बताया कि इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करके रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो उस रिपोर्ट में मेंशन किया, जिसने काफ़ी सारी आईब्रोज को रेस किया इंडिया के लिए, ठीक है। हमेशा से जो सिपरी था वो इंडिया को स्टोर्ड वॉरहेड्स की कैटेगरी में रखता था। स्टोर वॉरहेड्स की कैटेगरी मतलब ऐसी कैटेगरी जिसमें इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया अभी उसको डिप्लॉय करके नहीं रखा हुआ है, मतलब तान के नहीं रखा हुआ है, ठीक है, कि किसी कंट्री के अगेंस्ट या कहीं पे भी अटैक के मूड में नहीं है इंडिया अपने न्यूक्लियर। लेकिन इस बार इसने कहा कि इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करके तान के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ इस आर्टिकल में बताई गई है कि ऐसा सिपरी ने क्यों कहा, और फिर उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था वो क्या चेंज होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए और कैसा दिखना चाहिए नया डॉक्ट्रिन। तो आर्टिकल में मिस्टर मनोज जोशी ने यही सारी बातें करी हैं। तो आगे चलते हैं। तो मैंने आपको कंटेक्स्ट बता दिया कि किस कंटेक्स्ट में आर्टिकल आया, ठीक है। तो फिर बात करते हैं कि इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो कैसा होना चाहिए, क्यों आया था इनिशियली। सबसे पहले तो जब इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है 4 जनवरी 2003 को आया था, जब ऑपरेशन पराक्रम इंडिया ने कंप्लीट किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया था, और उसके बाद इंडिया अपने आप को न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन प्रेजेंट करता है, जिसमें वो अपना पहला प्रिंसिपल लेके आता है जिसको कहते हैं नो फर्स्ट यूज़ प्रिंसिपल। नो फर्स्ट यूज़। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि जो हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं वो हम सबसे पहले नहीं चलाएंगे जब तक हम पे कोई कंट्री अटैक नहीं करेगी सामने से, तब तक हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करेंगे। ये था नो फर्स्ट यूज़ पोस्चर, ठीक है। साथ ही साथ हमने एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी बनाई NCA, जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी और दूसरी एक स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड होगी, ठीक है। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम क्या होगा भाई? एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम तो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेना होगा ना। तो मतलब ये एक ऐसी बॉडी थी जिसके हेड थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो करेंटली हमारे NSA कौन है? मिस्टर अजीत डोवाल, ठीक है। तो इस काउंसिल का ये काम होगा कि एडवाइस करना कि भाई न्यूक्लियर चलाना है कि नहीं चलाना है, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस। कि किसी ने हम पे मान लो अटैक कर दिया, मान लो मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर किसी कंट्री ने हम पे अटैक कर दिया, तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो देखेगी कि भाई कितना सीवियर अटैक है, क्या न्यूक्लियर ही चलाना ज़रूरी है, क्या हम कन्वेंशनल से नहीं जा सकते वेपन से। तो ये सारी चीज़ों को डिसाइड करता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इसके डिसीजन को इम्प्लीमेंट कौन करता है? स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड। कि मान लो अजीत डोभाल जी चेयर करते हैं और वो कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप ना न्यूक्लियर फोर्स का यूज़ करना ही पड़ेगा, चाहे छोटे लेवल पे करना पड़े लेकिन करना पड़ेगा। तो भाई प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड को ये ऑर्डर देंगे कि भाई न्यूक्लियर वेपन चला दो, ठीक है। तो कौन सी बॉडी चलाएगी? ये न्यूक्लियर फोर्स कमांड। आप एक ये चीज़ देखें कि कोई भी ऐसा मिलिट्री का जनरल नहीं है। मिलिट्री हेड इसमें मैंने अभी तक कोई नाम नहीं लिया। मैंने PM का नाम लिया, मैंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का नाम लिया, इन दोनों का नाम लिया। ये दोनों जो हैं वो नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। और चौथी चीज़ ये करी गई कि
इस डॉक्ट्रिन के अंदर हम लोगों ने अपने न्यूक्लियर जो भी वेपन, हमने आपको अपनी स्टेट को न्यूक्लियर स्टेट कहा, तो हमने मतलब कुछ न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं। अब इन न्यूक्लियर वेपन ऐसा तो है नहीं कि ये कम्प्लीटली असेंबल्ड फॉर्म में होंगे। तो जैसे एक मिसाइल है तो उसके कई पार्ट्स होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियर हेड हो गया, ये बॉडी हो गई, ठीक है, और ये एंड हो गया, ठीक है, जहाँ पे इंजन होगा प्रोबेबली, ठीक है, इस टाइप से कुछ मिसाइल होगी। तो जनरली जो न्यूक्लियर वेपन होता है वो स्टिप में होता है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम इसको डीमेटेड करके रखेंगे, मतलब कि हम तोड़ के रखेंगे। हम बॉडी कहीं रखेंगे, हम न्यूक्लियर वॉरहेड कहीं रखेंगे, हम इंजन कहीं और रखेंगे, और जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सबको अलग अलग करके रखेंगे। डीमेटेड का मतलब यही होता है कि अलग अलग, दे आर नॉट मेटेड टुगेदर, ठीक है, ताकि जब हम इसको मेट करें तो इसमें थोड़ा सा समय लगे। मान लो कि अनफॉर्चुनेटली कुछ भी जो न्यूक्लियर, ये जो हमारा न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, ये किसी गलत हाथों में आ जाती है, रॉन्ग हैंड्स में आ जाती है, ठीक है। तो भाई अगर किसी को पता है कि अगर सारे जो न्यूक्लियर वेपन है हमारे वो मीटेड स्टेट में है, मतलब सब एकदम तने हुए रखे हैं कि मिसाइल पूरी बनी रखी है, बस उड़ानी है, तो भाई कितना मुश्किल होगा इस चीज़ को रोक पाना। कोई टाइम ही नहीं मिलेगा, आदमी बटन दबाएगा और उड़ जाएगी। लेकिन इसीलिए हम लोगों ने इसको डीमेटेड स्टेट में रखा है कि जब तक इसको मेट करेगा जो भी है लीडर, ठीक है, तब तक हम में अगर कोई रिस्क होगा तो हम उसको रोक सकते हैं। कि मान लो हम नहीं चाहते कि वो इसको मेट करके उड़ाए, तो जो ये गैप है, टाइम है, इसमें हम कोई एक डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, बात करके सुलझा सकते हैं, या हम उसको बाय फोर्स उसको रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमने इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में प्रोविज़न रखा। अब हम चलते हैं जो ऑथर का मेन पॉइंट है। ऑथर ये कह रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है वो 3 तरीके से रखा जा सकता है। एक एयर में रख दो, एक वाटर में रख दो, और लैंड पे रख दो, ठीक है। लैंड और एयर में हम लोग इसको डीमेटेड स्टेट में रखते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन जो ये वाटर है ना, वाटर के अंदर कैसे रखेगा आदमी? सबमरीन में रखेगा। अब सबमरीन जो होती है वो खास होनी चाहिए भाई, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन ले के चल रही हो। तो जो सबमरीन न्यूक्लियर वेपन कैरी कर रही है वो न्यूक्लियर सबमरीन होती है। और किसको न्यूक्लियर सबमरीन कहते हैं? एक ऐसी सबमरीन जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हो, ठीक है भाई। ये हो सकता है ना कि एक सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स लेके चल रही हो, तो उसके वो न्यूक्लियर वेपन कैरिंग सबमरीन होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो न्यूक्लियर पावर्ड भी हो, मतलब उसका जो इंजन होगा वो हो सकता है डीजल से चल रहा हो, ठीक। लेकिन कई सबमरीन ऐसी होती हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होती है, मतलब उनके अंदर एक न्यूक्लियर कोर होता है जो कि फिजन रिएक्शन कर रहा होता है, जो कि एनर्जी जनरेट कर रहा होता है। तो ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो इंडिया के पास हैं। लेकिन अब ये सबमरीन जो होती है कोई बहुत बड़ी तो होती नहीं है। इसमें अगर तुम मिसाइल रख रहे हो तो तुम्हें हमेशा मेटेड स्टेट में ही रखना पड़ता है, ठीक है, कि भाई बनी बनाई रखोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये कोर कहीं और रख रहे हो और इसकी बॉडी कहीं और रख रहे हो, भाई इतनी जगह ही नहीं होती है सबमरीन में, ठीक है। और अच्छी बात क्या होती है सबमरीन में रखने की, कि भाई सबमरीन ना इफ़ेक्टिवली इन्फिनिट टाइम के लिए पानी के नीचे रह सकती है। ऐसा क्यों? बस उसको तुम्हें सप्लाईज देती रहनी है, मतलब जो खाना पीना जो लोग अंदर हैं उसको चला रहे हैं, जो नेवी के लोग, ठीक है, उनको सप्लाईज देते रहो और रीफ्यूलिंग करते रहो, ठीक है। तो वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए तुम्हारा सब पानी के नीचे रहेगी। इसीलिए न्यूक्लियर सबमरीन बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, क्योंकि अगर तुम इनडेफिनेटली पानी के नीचे हो तो तुम डिटेक्ट नहीं करे जा सकते हो, तुमको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम एयर में रख रहे हो या तुम लैंड बेस्ड तुम न्यूक्लियर पावर रख रहे हो तो तुम्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट पानी के नीचे कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर कंट्रियाँ जो है कोशिश करती हैं कि हम अपना न्यूक्लियर ट्रायड डेवलप करें। न्यूक्लियर ट्रायड एक वर्ड होता है, वो मैं बताता हूँ। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब हम न्यूक्लियर केपेबल हैं एयर लेवल पे भी, वाटर लेवल पे भी, और लैंड बेस्ड भी, ठीक है। ये तीनों लेवल पे हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, हम तीनों जगह से लॉन्च कर सकते हैं। तो इसको न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। तो इंडिया अपना न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट कर चुका है। इसमें सबसे डिफ़िकल्ट होता है न्यूक्लियर सबमरीन बनाना। अगर मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल दूं तो जापान और ऑस्ट्रेलिया मिल करके न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो कम्युनिकेशन होता है कि भाई लैंड, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ ये वाटर है,
यहाँ पे ये सबमरीन चल रही है। अब इंडिया से किसी को इस सबमरीन से कांटेक्ट करना है तो कौन से सिस्टम से कम्युनिकेशन होगा? वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम। इस पे ना कोई बहुत लंबे लंबे व्हाट्सएप टेक्स्ट नहीं जा सकते हैं कि आप बड़े बड़े चैट कर रहे हो। इसमें ना बहुत क्रिप्टिक और बहुत ही शॉर्ट कोडेड टेक्स्ट जाते हैं, जैसे हम कह लो मोर्स कोड टाइप चीज़ें, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली मोर्स कोड बट इसी टाइप के वर्ड्स जो कि भाई बहुत क्रिप्टिक हैं और बहुत शॉर्ट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं, वैसे ही इन्फॉर्मेशन जा सकती हैं, ठीक है। तो इनसे बात कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ मतलब हमें न्यूक्लियर वेपन रखना सबमरीन में फ़ायदेमंद तो है हमारे लिए, लेकिन उससे कांटेक्ट कर पाना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इंडिया ने अपनी जो इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए INS अरिहंत और INS अरिघात, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन है इंडिया की, उसको पानी में उतारा था, जिसके ऊपर K-15 मिसाइल्स लगी हुई थी। अब ये जो K-15 मिसाइल्स है ना, ये न्यूक्लियर मिसाइल्स थी, ठीक है। ये 12-12, इस पर भी 12 लगी हुई थी, इस पर भी 12 लगी हुई थी, और इसको इंडिया ने उतार दिया। कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे या कुछ एक्सरसाइज कर रहे होंगे छोटी मोटी, बट उनका कोई डिप्लॉयमेंट का नहीं इंटेंशन था कि हम किसी के अगेंस्ट डिप्लॉय करके रखे हुए कि चाइना या किसी के अगेंस्ट नहीं। लेकिन सिप्री ने प्रिज्यूम कर लिया, ठीक है, कि यार इंडिया की कुछ सबमरीन्स हैं न्यूक्लियर पावर जिनके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स लगी हुई हैं, एंड दस दे केम टू द कंक्लूजन कि इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सिप्री का आर्गुमेंट था, ये एक बहुत ही बड़ा इन्फेरेंस था इस बात का, जो इंडिया ने अपनी सबमरीन्स को पानी में उतार के रखा हुआ था। ये मान लेना कि इंडिया अभी कम्प्लीटली सबमरीन डेटरेंट हो गया है, ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है एज पर द ऑथर ये कह रहे हैं कि अभी इंडिया के पास सिर्फ 2 हैं, ठीक है, थर्ड ऑलमोस्ट रेडी है और 2 और आना बाकी हैं। तो टोटल जब तक 5 सबमरीन नहीं हो जाएंगी तब तक इंडिया अपने आप को कम्प्लीटली सबमरीन डेटरेंट नहीं कह सकता। सबमरीन डेटरेंट मतलब कि अगर हमें अटैक करना हुआ तो हम सबमरीन से भी उतनी ही फोर्स से अटैक कर सकेंगे जितना हम लोग लैंड और एयर से करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ऑथर कह रहा है। फिर ऑथर बात करता है कि हमने जो अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन सुनाया, जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको सुनाए थे, नो फर्स्ट यूज़, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ये सारे वाले, ये क्यों लेके आए हम? सबसे पहले तो पहला रीज़न ये था कि भाई हमें पब्लिक परसेप्शन चेंज करना था। हम जब न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे जा रहे थे इंडिया में, ठीक है, तब न्यूक्लियर शब्द अपने आप में टैबू था। क्यों था? क्योंकि भाई 1945 में फैट मैन एंड लिटिल बॉय, आप जानते ही होंगे, ये न्यूक्लियर वेपन्स थे, जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे जो कि जापान पे ड्रॉप हुए थे, ठीक है। तो ये ड्रॉप कर दिए थे जिससे सब डर गए थे। तो कोई भी अगर न्यूक्लियर के बारे में बात भी करता था ना तो वो डर जाता था, मतलब उससे बात करना बहुत ही टैबू हो जाता था, ठीक है। तो इंडिया जब ये बना रहा था तो इंडिया को भी ये चाहिए था कि यार मेरे खिलाफ भी कोई ऐसा परसेप्शन ना बने कि मैं वर्ल्ड में जो है पीस को ख़त्म करने के लिए आ रहा हूँ। मैं इंडिया को दिखाना था कि नहीं भाई, मैं अपने आप को सेव करने के लिए ये मिसाइल्स बना रहा हूँ, एंड हेंस उसको न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन प्रेजेंट करना पड़ा जिसमें वो नो फर्स्ट यूज़ का आर्ग्यूमेंट दे, ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई ये कभी भी चला देगा, ठीक है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान को लेकर के जो डिस्ट्रस्ट है उसको ख़त्म करना था, कि भाई उसको ख़त्म नहीं करना था, उसको ऐसा नहीं होना था कि इंडिया के खिलाफ भी वही डिस्ट्रस्ट आ जाए। कैसा डिस्ट्रस्ट था पाकिस्तान के खिलाफ? भाई पाकिस्तान में जो है वो मिलिट्री रूल है टेक्निकली, ठीक है। वैसे तो इलेक्शन सब होते हैं, बट आप जानते हैं कि भाई एक्चुअली में कौन रूल करता है? मिलिट्री, ठीक है। और मिलिट्री के पास ही एक्चुअली में न्यूक्लियर वो है वेपन का बटन, कि भाई जब न्यू मिलिट्री चाहेगी तब वो दबा देगी। इंडिया ने इसके अगेंस्ट क्या किया? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी बनाई, जिसमें उसने PM को हेड बनाया जो कि पॉलिटिकली इलेक्टेड है, ठीक है। NSA को बनाया जो कि एक ब्यूरोक्रेट है, ठीक है। तो जब हमने देखा तो उन्होंने क्लियर कर दिया इंडिया ने कि भाई देखो, हम मिलिट्री का कोई इंटरफेरेंस करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये माना जाता था एज पर मेनी पॉलिटिकल स्कॉलर्स कि मिलिट्री जो है थोड़ी इम्पल्सिव होती है, अग्रेसिव होती है, ठीक है, डिसीजन लेने में। तो वो हो सकता है कि जो कहते हैं ना कि कितना नुकसान होगा उसको सही से एसेस नहीं करेगी और न्यूक्लियर वेपन चला देगी,
ठीक है। लेकिन जो पॉलिटिकली इलेक्टेड होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि भाई वो पीपल को अकाउंटेबल है, तो अगर वो न्यूक्लियर चलाएगा तो उसको लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया ने पॉलिटिकल हेड चुना टू ऑन द न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये जो डिस्ट्रस्ट था जो पाकिस्तान के अगेंस्ट था वो इंडिया के लिए ना हो, इसलिए भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में वो प्रोविज़न लाया गया। फिर हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी भाई? सीधी सीधी बात है, एक डेटरेंस क्रिएट करना होता है। मान लो दो कंट्री हैं, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। कंट्री बी ने अपने वेपन्स डेवलप किए और कंट्री ए ने नहीं किए, तो ऑब्वियसली कंट्री बी से कंट्री ए को डर तो लगेगा ना कि यार कभी भी ये मिसाइल लॉन्च कर सकता है। तो एक ऐसे करके फिर कंट्री ए भी अपने कन्वेंशनल वेपन्स डेवलप करेगा, फिर इसको डर लगेगा, फिर ये डेवलप करेगा, फिर ये चलेगा। तो ये जो साइकिल है ना इनसिक्योरिटी की, चलती रहेगी कि भाई ए जब डेवलप कर रहा है तो बी इनसिक्योर हो रहा है, बी जब डेवलप कर रहा है तो ए इनसिक्योर हो रहा है। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते हैं कि भाई एक ऐसा वेपन बना लो कि कोई इसको इससे ऊपर कुछ बना ही ना पाए। ठीक है, अगर इससे ऊपर नहीं बना पाया कोई तो फिर तो भाई कोई बात ही नहीं है, डरने की क्या बात है। जब हमसे बेटर कोई वेपन बना ही नहीं सकता है तो डरने की क्या बात है। इसी डर को ख़त्म करने के लिए डेटरेंस बोला जाता है कि भाई हमने ऐसा एक डेटरेंस बना दिया, न्यूक्लियर वेपन बना दिया कि अब हमसे सभी डरते हैं, कोई कुछ दिक्कत ही नहीं होगी, कोई लड़ने आएगा ही नहीं, उसको पता है कि हम अटैक कर देंगे। तो वो जो डर था वो परमानेंट डर क्रिएट करके रखना डेटरेंस कहलाया जाता है। ठीक है, ये कभी भी कन्वेंशनल वेपन नहीं बना सकते डर, क्योंकि भाई कन्वेंशनल वेपन से बेटर एक कन्वेंशनल वेपन आ जाएगा, लेकिन न्यूक्लियर वेपन से बेटर न्यूक्लियर वेपन क्या होता है, ऑल्दो होने लगा है। इसीलिए न्यूक्लियर ट्रायड का कॉन्सेप्ट आया है कि भाई अगर एक न्यूक्लियर वेपन तुम बनाओगे तो हम तुमने अगर लैंड का न्यूक्लियर वेपन बनाया तो हम लैंड, एयर और सी तीनों का बनाएंगे। तो ये डेटरेंस का भी डेटरेंस हो गया, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर तुमने ये कंप्लीट कर लिया तो अभी मतलब अभी इससे बेटर कोई डेटरेंस नहीं है कि तुम तीनों जगह से वार कर सकते हो न्यूक्लियर वे में। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये भी था। फिर भाई एक न्यूक्लियर वेपन बनाने में मान लो तुम्हें लग गया $100 बिलियन, ठीक है, लेकिन तुम्हें डेटरेंस जो मिला वो बहुत तगड़ा मिला, मतलब एक्सपोनेंशियल डेटरेंस मिला। वहीं अगर तुमने 1000 कन्वेंशनल वेपन्स बनाए उसके लिए तुम्हें लग गए 1000 करोड़, $1000 बिलियन, ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंशियल डेटरेंस नहीं आएगा। लोग अभी भी तुमसे बेटर वेपन बना लेंगे, तो खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा भाई। एक तो तुम खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, तो इस खर्चे को रोकने के लिए भी हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिया कि भाई बार बार हमें वेपन्स ना बनाने पड़े, एक बार न्यूक्लियर वेपन बनाओ तो डेटरेंस अल्टीमेट मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो स्टांस था, उसका जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बन गया था, ठीक है, तो पाकिस्तान ने कभी भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करी। उसने कहा कि हम नहीं मानते, हमें लगेगा तो हम पहले भी अटैक कर सकते हैं। तो भाई इंडिया का नेबर है, ठीक है, और इंडिया के साथ वैसे भी वॉर लड़ा करते हैं हम लोग, वो लोग। तो उन्होंने जब अब NFU नहीं माना अपना कि भाई हम NFU नहीं मानते, तो भाई इंडिया को लगा कि यार ये पाकिस्तान का स्टांस तो बड़ा ही एग्रेसिव है, तो हमें भी अपना एक न्यूक्लियर वेपन तो बनाना पड़ेगा। और उसमें हम ऐसी ऐसी चीज़ें रखेंगे कि भाई पाकिस्तान भी अटैक करने से पहले सोचेगा कि अगर हमारे पास एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो कभी भी अटैक कर सकता है, तो हम तो बहुत नेगेटिव पोजीशन पे हैं पाकिस्तान से। तो इस रीज़न से भी हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ा। फिर हमारे पास जो अभी आर्सेनल है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू जो इमर्जिंग कंट्रीज़ और हैं। देखो भाई US और USSR से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है हमारे न्यूक्लियर वेपन का, ठीक है, हमारे पास तो बहुत कम है कंसिडरिंग उनके पास जो है फ्लीट है उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स की, ठीक है। चाइना के पास भी हंड्रेड्स न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, तो ये सब चाइना स्पेशली हमारा नेबर है। तो ये जो हमारा स्मॉल आर्सेनल है ये भी हमको अब बढ़ाना है, इसलिए भी हमें शुरुआत तो करनी ही थी। तो इसलिए भी हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लेके आए कि हम जस्टिफाई कर सकें कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को क्यों बढ़ा रहे हैं, इसलिए भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लाना ज़रूरी था, ठीक है। अब ऑथर बात करता है कि क्या हमें एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ऑथर कहते हैं कि चाइना जो है अपना न्यूक्लियर पोस्चर चेंज कर रहा है। तो इनिशियली जो है चाइना का ना नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी थी, मतलब अभी भी है।
चाइना मानता है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी में कि वो सामने से अटैक नहीं करेगा, लेकिन तब भी वो अपने न्यूक्लियर वेपन बहुत बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। और फिर उसकी जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ठीक है, इसमें वो क्या करता है कि भाई बहुत एग्रेसिव स्टांस रखता है सबके सामने, ठीक है, कि भाई हम तो सर्वे सर्वा हैं, ताइवान तुम चुप रहो, जापान तुम चुप रहो, साउथ कोरिया तुम चुप रहो, ठीक है, सबसे लड़ने को रेडी है। इंडिया को लेकर के भी, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भी इशू क्रिएट करता रहता है। तो वो जब नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी की बात कर रहा है, लेकिन तब भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाता जा रहा है और स्टांस भी एग्रेसिव रखा हुआ है। तो इसको देखते हुए भाई अब वो टाइम नहीं रहा कि इंडिया जो है वो मतलब एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस देखे, ठीक है, कि एलिफेंट हम हैं और ड्रैगन जो है चाइना है और दोनों डांस करें। वो टाइम नहीं है, अभी प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। चाइना का पोस्चर चेंज हो रहा है तो हमें भी अपने डॉक्ट्रिन को चेंज करना चाहिए। ये पहला आर्गुमेंट था मनोज जोशी जी का, ठीक है। दूसरा उन्होंने कोट किया मिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह जो 2014 में थे। उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात बोली थी कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को चेंज करके सिर्फ और सिर्फ उन स्टेट्स के अगेंस्ट करना चाहिए जो कि नॉन न्यूक्लियर हो। भाई हम NFU तो यूनिवर्सली लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि भाई दो तरीके की स्टेट होंगी, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन हो। तो इन्होंने ये बोला कि भाई न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट नो फर्स्ट यूज़ जो है सिर्फ नॉन न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट रखो। जब उनके पास ही उनके पास ही न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो वो हम उनके अगेंस्ट क्यों यूज़ करें, तो हम नो फर्स्ट यूज़ फॉलो करेंगे। लेकिन जिनके पास न्यूक्लियर वेपन हैं तो उनके अगेंस्ट तो हम पहले यूज़ कर सकते हैं ना, उनके खिलाफ हम क्यों नो फर्स्ट यूज़ रखें। मतलब क्या पता भाई वो हम पे ही अटैक कर दें और हमारा जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है सारी उसी पे अटैक कर दें, ठीक है, और हमें रिटेलिएट करने का मौका ही ना मिल पाए, है ना। न्यूक्लियर ही अटैक तो होगा जो कि हमारे न्यूक्लियर बेस को ख़राब कर सकता है, कन्वेंशनल वाला उतना नहीं डैमेज देगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि यार नॉन न्यूक्लियर पावर्स के अगेंस्ट नो फर्स्ट यूज़ रखो सिर्फ, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि भाई लॉन्च ऑन वार्निंग से शिफ्ट होकर के प्री एम्प्टिव एक्शन लो, कि भाई अटैक करने से पहले बता दो कि हम यहाँ अटैक करने वाले हैं, ठीक है। लॉन्च करने के बाद वार्निंग मत दो, लॉन्च पहले कर दो ताकि जस्टिफाई कर सको तुम कि हाँ भाई हमने न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। हम प्री एम्प्टिव अटैक कि भाई हमें लगा कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, मान लो इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया के ऊपर अगर इधर से अटैक होने वाला है, इंडिया को भनक लगी, हुआ नहीं है अभी अटैक, लेकिन इंडिया को अगर भनक लगी कि एक न्यूक्लियर अटैक हो सकता है इंडिया के ऊपर, तो भाई पलट के इंडिया पहले ही न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो अगेन न्यू फर्स्ट यूज़ को चेंज करने की बात करी गई, ठीक है। तो ये चीज़ 2014 में हुई थी बात, लेकिन ज़्यादा मतलब इस पर प्रोग्रेस नहीं हो पाई, ठीक है। तीसरी चीज़ जो ऑथर कह रहे हैं वो है कि इंडिया को अपने न्यूक्लियर वेपन को कैनिस्टर बेस्ड कर देना चाहिए, मतलब कैनिस्टराइज कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने बताया था ना डीमेटेड रहते हैं, इनको मेटेड स्टेट में रखो हमेशा, ठीक है, कि भाई हमारा रिएक्शन टाइम कम हो जाए, ठीक है। कोई न्यूक्लियर वेपन हम पे अटैक हो तो हम पलट के कम जल्दी से जल्दी रिएक्शन टाइम में न्यूक्लियर अटैक कर सकें, ताकि सामने वाले का जो वो है संभाल पाने का टाइम कि वो कितने समय में हमारा अटैक संभाल पाएगा वो कम मिले उसे, ठीक है। तो ये कैनिस्टराइजेशन हो, कैनिस्टर मतलब एक डब्बा, डब्बा मीन्स मेटेड, कि सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो मेटेड स्टेट में है, डब्बे में बंद है कि भाई जैसी पेटी खोली लोड और लॉन्च, ठीक है। तो ये चीज़ ऑथर कह रहे हैं, तो ये चेंजेस को सजेस्ट किया गया था, ठीक है। विद दिस ये आर्टिकल जो है वो एंड होता है, ठीक है, जो ऑथर का पर्सपेक्टिव है वो एंड होता है। तो उसके बाद अब ये मेरे तरफ से आपको लेकर के की टेक अवेज हैं कि आपको क्या चीज़ें इस आर्टिकल से समझनी चाहिए। पहली तो कि भाई कभी भी डिस्कशन हो रही हो, डिबेट एंड डिस्कशन हो, वहाँ पे आपको अपना ओपिनियन रखना हो तो भाई आपको लेवल ऑफ सीरियसनेस दिखनी चाहिए। आपको रैंडमली ये बात नहीं कह देनी है कि अरे इंडिया को तो यार न्यूक्लियर वेपन फोड़ देना चाहिए पाकिस्तान पे, ना भाई, ठीक है। तुम समझ रहे हो डेटरेंस क्या होता है। अगर इंडिया ने शुरू कर दिया तो इधर से कंट्री आएंगी, इधर से कंट्री आएंगी, इधर से कंट्री आएंगी, एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो लेवल ऑफ सीरियसनेस दिखनी चाहिए आपके ओपिनियन में, ठीक है। दूसरी चीज़, वर्ल्ड नोटिस एवरीथिंग। भाई इंडिया ने डिप्लॉय भी नहीं किए थे तब भी वर्ल्ड में सिप्री ने
बस गा दिया इंडिया कि भाई इंडिया तो डिप्लॉय करके चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया जो भी करता है वो लोगों को दिखता है, ठीक है। तो इंडिया इसीलिए कोई भी ऐसा स्टांस नहीं ले सकता कि भाई हम तो पता नहीं क्यों कैप्चर नहीं कर लेते हैं ये रीजन, पीओके क्यों नहीं कैप्चर, भाई दुनिया देख रहा है, कंडेमनेशन आएगा या दिक्कतें आएंगी। तो अपनी डिबेट जब भी डिस्कशन हो रही है, अपना ओपिनियन बिल्ड करो तो ये भी ध्यान में रखो कि पूरी दुनिया भी तुमको देख रही है जैसे तुम पूरी दुनिया को देख रहे हो, ठीक है। थर्ड चीज़, इंडिया नो मोर पावरलेस। देखो ये तो चीज़ तुम्हें माननी पड़ेगी कि जब भाई लोगों को पता चला कि इंडिया ट्रायड बन गया है, ठीक है, और इंडिया ने डिप्लॉय कर दिए हैं, चाहे उसको वो एक इन्फेरेंस ही हो, लेकिन आईब्रोज तो रेज हुई ना। इधर चाइना ने भी नोटिस किया होगा, इधर यूएस ने भी नोटिस किया होगा, फिर ईरान ने भी, पाकिस्तान ने तो किया ही होगा, ठीक। तो ये चीज़ दिखाता है कि इंडिया की स्टैंडिंग जो है, स्टेचर जो है एज अ नेशन, वो काफ़ी पावरफुल वाला हो गया है, पावर वाला हो गया है, ठीक है। हमारी इंटरनल चैलेंजेस हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एकदम आइडियल कंट्री बन गए इंटरनेशनली, लेकिन हम एक पावरफुल नेशन दिखते हैं। हम कोई छोटी मोटी कंट्री सिड्स की तरह नहीं दिखते हैं, सिड्स मतलब स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ठीक है, ऐसी कंट्री नहीं दिखते हैं। तो ये चीज़ भी मानना बहुत ज़रूरी है कि हाँ हम एक प्रोग्रेस के पाथ पे हैं, एक अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के पाथ पे हैं, और वहाँ पे हम एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़, ठीक है। फिर चौथी चीज़ ये है कि जो इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग है उसका जस्टिफिकेशन भी यहीं से आता है। भाई हम लोग अपने बजट का, ठीक है, मोर देन 50% डिफेंस पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। कितना स्पेंड करते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में एग्जैक्टली बताइएगा, कितने परसेंट एग्जैक्टली, ठीक है। तो जितना भी हम करते हैं भाई जस्टिफाइड है कि नहीं है। जैसे चाइना अपना पोस्चर चेंज कर रहा है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का, पाकिस्तान इतना एग्रेसिव होता जा रहा है, ठीक है, म्यांमार हमारे बगल में, ठीक है, कू लेके बैठा हुआ है, बांग्लादेश में राइट्स हो रहे हैं, ठीक है, श्रीलंका में भी कुछ साल पहले इकोनॉमिक क्राइसिस थी, ठीक है, मॉरिशस, ठीक है, मालदीव्स में भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट थे, ठीक है। बाकी आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाला इशू तो जानते ही हैं, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए भाई हमें अपने डिफेंस पे खर्च करना बहुत ज़रूरी हो ही जाता है, हम कुछ कर नहीं सकते। एक केस स्टडी मैं आपको बताता हूँ, 1945 में जब जापान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है, तो यूएस ने ही ठेका उठाया था कि भाई मैं जापान को वापस से डेवलप करूँगा। तो जापान ने भी एग्री किया था कि हाँ ठीक है भाई, तुम्ही ने बिगाड़ा तुम ही संभाल लो, ठीक है। तो जापान ने एग्री किया था कि सारा जो डेवलपमेंट फंडिंग इंडस्ट्रीज़ ये सब लगाएंगे ये यूएस लगाएगा, पैसा देगा यूएस, ठीक है। बदले में जापान ने एक प्रॉमिस कर दिया, ठीक है। प्रॉमिस क्या किया भाई कि भाई यूएसए की आर्मी स्टेशनड होगी जापान में। इट मीन्स जापान की कोई अपनी मेजर आर्मी नहीं होगी, कि भाई जैसे हम अपनी इंडियन आर्मी रखते हैं वैसी जापान की कोई अपनी मेजर आर्मी नहीं होगी। आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि जापान की आर्मी जो है ये कर रही है वो कर रही है, जापान की नेवी ये कर रही है वो कर रही है, नहीं सुनोगे, क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। तो यूएसए ने कहा तुम मेरी आर्मी यूज़ करो उस, और मैं अपनी आर्मी भेजूंगा तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि मान लो तुम्हें चाइना से खतरा है, कि चाइना तुमको थ्रेट देता रहता है, या तुम्हें फिलीपीन से खतरा है, सॉरी, तो मैं तुमको प्रोटेक्ट करके रखूँगा। तो जापान ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, वेल एंड गुड। अब इससे हुआ क्या कि मान लो जापान को $100 मिलते थे यूएस से, तो भाई अब वो 100 में से 100 रुपये जो है वो डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा है ना, कहीं और तो जा नहीं रहा, डिफेंस पे तो जा नहीं रहा। तो भाई उसका जो डेवलपमेंट का जो रेट ऑफ इंक्रीज़ होगा वो तो बहुत हाई होगा ना, जल्दी जल्दी डेवलप करेगा। इसीलिए जापान बहुत आगे है आज भी, कि भाई उसका मेजॉरिटी बजट जो है वो डेवलपमेंट में ही जा रहा है। वहीं अगर तुम इंडिया का एग्जांपल लो, तो इंडिया में जब 50% हमारा बजट डिफेंस में जा रहा है, जो कि डेवलपमेंट का ही पार्ट है, लेकिन डायरेक्टली लोगों को इफ़ेक्ट नहीं होता है। मतलब वैसे तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफेंस ही है, लेकिन अगर तुम पर्सनल लेवल पे देखो तो बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट दिखता नहीं है। कि भाई अगर इंडिया ने मिसाइल ख़रीद ली फ्रांस से, तो भाई इंडिया के आम नागरिक को क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि जब ये 50% खर्चा जो है हम डिफेंस पे कर रहे हैं, जिस पे डायरेक्टली कोई आम जनता को इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, कोई स्कूल नहीं खुल रहा है इस चीज़ से, तो हमारा डेवलपमेंट का जो रेट होगा वो स्लो होगा ना। तो ये एक रीज़न बनता है कि भाई हम इतनी जल्दी प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं,
जापान इतनी जल्दी प्रोग्रेस क्यों कर रहा है? ये एक वन ऑफ दी जस्टिफिकेशन है कि इंडिया की स्लो ग्रोथ क्यों है। मैं आपको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि इंडिया में चैलेंजेस हैं उनको अनदेखा कर दो, नहीं। मैं जानता हूँ इंडिया के जो जितना बाकी बचा वो 50% है वो भी बहुत अच्छे से खर्च नहीं होता है, ठीक है, लेकिन लेकिन इस चीज़ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जो हम डिफेंस पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो आगे से जब भी आप इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो आप ये वाला आर्ग्यूमेंट ज़रूर याद रखें, इससे आप एक बेटर लर्नड पर्सन की तरह दिखाई देंगे, ठीक है। हाँ, ये ऐसे तो आप ये भी बोल सकते हो कि चाइना में तो यार डिफेंस की भी स्पेंडिंग बहुत हाई है, ठीक है, और भाई डेवलपमेंट भी बहुत हाई है। एग्जैक्टली यही माई पॉइंट है, ये आइडियल केस है, ठीक है, कि भाई हमें डिफेंस भी हाई रखना है और डेवलपमेंट भी हाई रखना है। इंडिया ये नहीं कर पा रहा है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें एम करनी चाहिए कि भाई हम दोनों चीज़ें साथ में लेके चल सकें, बट हमें ये भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हमारी स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस क्या हैं। हालांकि जापान ने जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है, ठीक है, 2.0, ट्रम्प 2.0, ठीक है, जापान ने अपनी डिफेंस पॉलिसी चेंज कर दी है। ट्रंप ने एक ऐसा स्टांस लिया जो कि किसी को भी ट्रस्ट नहीं दिला पा रहा है। वो उसको सबको ये लग रहा है कि भाई अब जो है ट्रम्प किसी जैसे जापान जो है अश्योर्ड रहता था कि भाई ट्रम्प बचाने आ जाएगा, यूएस बचाने आ जाएगा जब भी मेरे ऊपर खतरा होगा, लेकिन अभी ट्रम्प जो है वो इस मूड में लग नहीं रहा है कि वो किसी को कोई उस पर ट्रस्ट कर सके। वैसी बातें बोल देता है, सब अपने भरोसे हैं, नाटो तक पे तो वो विश्वास कर नहीं रहा है। तो जापान को लगा नहीं भाई अब टाइम आ गया है कि हमें अपना डिफेंस बढ़ाना चाहिए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम अभी कुछ समय पहले ही जापान ने अपनी डिफेंस पॉलिसी अनाउंस करी थी जिसमें वो अपनी आर्मी और ये सारी चीज़ें मिसाइल विसाइल डेवलप करेगा। तो सी, सिंस एवरी year the world is changing, the stances of countries are changing with changing elections and changing political leaders, so it is necessary for us to change. हम किसी भी एक पर्टिकुलर ओपिनियन पे नहीं टिके रह सकते कि भाई इस साल भी ये बोल रहे थे तो अगले साल भी यही बोलेंगे, ठीक है। जापान 1945 से एक पॉलिसी फॉलो कर रहा था, उसने 2025 या 4 में 5 या 6 में जा कर के चेंज करी है, सी, ठीक है। तो 70 ईयर्स के बाद तो अगर कुछ चेंज कर रहे हो तो बड़ी बात है। यही चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये ओपिनियंस हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए जब भी कोई डिफेंस से रिलेटेड या न्यूक्लियर से रिलेटेड डिबेट हो। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस आर्टिकल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, एंड डू टेल मी क्या आपको अच्छा लगा एंड क्या आपको नहीं अच्छा लगा। मुझे सारी चीज़ें सुनना बहुत पसंद है कि क्या गलतियाँ हैं मेरी, क्या अच्छाइयाँ हैं। लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा मुझे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।